नमस्कार दोस्तों, स्टडी फेयर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं कौशलेंद्र यादव डिस्कस करता हूँ आज का मुख्य करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह विनिर्माण संयंत्र पामनारो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सानंद, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, सानंद गुजरात में अजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस ने गुजरात के सानंद में पामनारो नामक भारत का पहला एकीकृत निजी उपग्रह विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया है। ठीक है दोस्तों, पहले एकीकृत निजी उपग्रह विनिर्माण संयंत्र, ठीक है, पामनारो प्लांट का उद्घाटन गुजरात के साणंद यानी खोराज में, साणंद के कहाँ पे? खोराज में। ठीक है, खोराज अहमदाबाद में किया गया है। ठीक है, खोराज कहाँ पे है? अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में किया गया है। ठीक है, अहमदाबाद में किया गया है। यहाँ पे क्या क्या होगा? तो यहाँ पे निजी क्षेत्र द्वारा उपग्रहों का डिजाइन किया जाएगा, उसका निर्माण, एकीकरण और परीक्षण जैसी सारी गतिविधियाँ यहाँ एक ही स्थान पर हो सकेंगी। ठीक है, इसलिए इसको एकीकृत निजी उपग्रह विनिर्माण प्लांट कहा जाता है। ठीक है, अब इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो मैंने बताया खोराज साणंद औद्योगिक स्टेट अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। ठीक है, तो इस कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित था, किसकी उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है गुजरात के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन, कौन थे? अर्जुन अर्जुन मोढवाडिया। ठीक है, मोढवाडिया। ठीक है, प्रौद्योगिकी मंत्री है गुजरात राज्य सरकार के। उन्होंने इस समारोह में हिस्सा लिया। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, और इसको अगर स्थानीय भाषा में कहा जाए तो इसको पाम नारो कहते हैं। ठीक है, पाम नारो, पाम नारो, स्थानीय भाषा में इसको पाम नारो कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? इस संयंत्र में उपग्रह से जुड़ी उन्नत तकनीकों जैसे उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग, रिमोट सेंसिंग, मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरों के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड तैयार किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड तैयार किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिज़ाइन, निर्माण, असेंबली, एकीकरण, सारा चीज़ें जो है एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। ठीक है, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड, एकीकृत कहा जाता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहा जाता है। ठीक है, तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा साणंद गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, 2026 में भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? ठीक है, कौन थे, है ना, मुख्य अतिथि कौन थे? यानी हमारा जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को था, तो मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77वें गणतंत्र दिवस के लिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन, ठीक है, और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक है, इसमें मुख्य अतिथि कौन कौन थे? उर्सुला वॉन डेर लेन थी, जो कि ये हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। उर्सुला वॉन डेर लायन जो है, उर्सुला वॉन डेर लायन जी जो हैं वो हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। इसकी हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा है। ठीक है, अध्यक्षा है। ठीक है, और
इनका जो पेशे से ये जो है राजनेता हैं, मेडिकल डॉक्टर थी पहले, इसके पहले, ठीक है। अभी ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, ठीक है। इनका कार्यकाल जो था 2019 में ये इलेक्टेड हुई थी और 2024 में दोबारा चुनी गई हैं, ठीक है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, ठीक है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष थी उर्सुला वॉन डेर लायन और अंटोनियो कोस्टा। अंटोनियो कोस्टा जी जो है ये है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, ठीक है। जो है एंटोनियो कोस्टा जी, एंटोनियो कोस्टा जी जो है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, ठीक है, अध्यक्ष हैं। इससे पहले इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? 17 जुलाई 1961 के लिस्बन में, पुर्तगाल में हुआ था, लेबनान के पुर्तगाल में हुआ था, ठीक है। पेशे से राजनेता हैं। अभी ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल 2024 से हैं, ठीक है। इसके पहले ये है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कब से कब तक? ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कब से कब तक थे? 2015 से 2024 तक, ठीक है। 2024 तक ये क्या रह चुके हैं 2024 तक, ठीक है। तो ये हैं पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इनकी उपस्थिति से क्या इसका महत्व और क्या प्रभाव पड़ेगा? इनकी उपस्थिति जो है भारत और यूरोपियन यूनियन के रणनीतिक सहयोग और वैश्विक स्थिरता प्रयासों को वैश्विक स्तर पर रेखांकित करता है, ठीक है। यह दोनों नेताओं की मौजूदगी भारतीय संविधान दिवस परेड के कूटनीतिक महत्व को और बढ़ाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शोधकर्ताओं के लिए अटल विचल अग्रगामी योजना की शुरुआत की है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असम सरकार, ठीक है। असम सरकार ने अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू की है, ठीक है, अटल विचल अग्रगामी योजना। अच्छा, इसका जो अटल विचल अग्रगामी योजना में क्या क्या चीज़ें इसमें कवर होंगी? तो असम सरकार ने पीएचडी शोधकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की है, जिसमें नियमित यानी जो जनरल या जो फिजिकली फिट होंगे उनको 25,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा, और जो दिव्यांग होंगे उनको 40,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। इसके तहत जो है इनको असम सरकार ने ये योजना शुरू की है। तो अटल विचल योजना का जो उद्देश्य है वो असम सरकार का जो है, इसमें शोध छात्रों को आर्थिक मानसिक समर्थन देना, ठीक है, शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करना, उम्मीदवारों को अर्थ बाधाओं से मुक्त कर शोध पर पूरा ध्यान केंद्रित करने योग्य बनाना, ठीक है। ये असम सरकार के लक्ष्य हैं। शोध कार्य, क्षेत्र कार्य, डेटा संग्रहण आदि खर्चों में मदद करना, विद्वानों और उच्च शिक्षा में प्रतिभा को राज्य में ही बनाए रखना। सरकार इसे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानती है। तो ये असम सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो इसका जो शुभारंभ किया गया है, ये अटल विचल योजना जो है ये कब शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है 11 फरवरी 2026 से इसे लागू किया जाएगा, ठीक है। एक नोटिफिकेशन के द्वारा इसे लागू कर दिया गया है और लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन ये 11 फरवरी 2026 से औपचारिक रूप से लागू कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है छात्रों को किन किन श्रेणियों में? तो सामान्य शोध छात्र जो होंगे उनको 25,000 दिया जाएगा, ठीक है, और जो दिव्यांग होंगे उनको 40,000 की राशि दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन होगा, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेलके। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेलके। तो इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? उन्हें 2024 के वायनाड में जो बाढ़ और भूस्खलन की प्राकृतिक आपदा आई थी, तो इस दौरान उन्होंने मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में उनके नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया। अनेक ऐसे जो है अच्छे काम किए थे उनको, इस वजह से ये पुरस्कार दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया था इस दौरान उन्होंने जो है देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक सीता सेलके को 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, ठीक है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी होती है। ठीक है, 23 जनवरी को, ये भी आपको याद रखना है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। ठीक है, जयंती होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसी उपलक्ष्य में ये पुरस्कार की घोषणा 23 जनवरी को की जाती है। तो भारत सरकार, अच्छा, ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये जो है गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इनको जो है वायनाड, केरल के वायनाड में भूस्खलन और बाढ़ के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों की सुरक्षा और राहत में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए दिया गया था। इन्होंने कठिन परिस्थितियों में बचाव अभियानों का सफल समन्वय किया और राहत वितरण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया। ठीक है, 190 फुट लंबे बेली ब्रिज का निर्माण सुनिश्चित किया ताकि प्रभावित इलाकों के बीच संपर्क बहाल हो सके। इससे बचाव कार्य और राहत सेवाओं का विस्तार संभव हुआ। इन कार्यों के लिए इनको आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान देने वाला सम्मान दिया गया। ठीक है, पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ठीक है, सुभाष चंद्र पुरस्कार तो आपदा प्रबंधन में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य, पुरस्कार का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट सेवाएं देना, राहत बचाव कार्य और पुनर्वास कार्यों में शानदार योगदान देना, जोखिम न्यूनीकरण, समाज आधारित आपदा, लचीलेपन और आपदा प्रतिक्रिया में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार की संरचना क्या है? पुरस्कार की संरचना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो पुरस्कार दिया जाता है उसकी संरचना क्या होती है? तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो है, व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिया जाता है, 5 लाख की नगद सहायता और जो है संस्थागत श्रेणी में जो है 51 लाख की नगद सहायता दी जाती है। ठीक है, 51 लाख की नगद सहायता दी जाती है। ठीक है, नगद सहायता दी जाती है, तो ये जो है विशेष रूप से दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। ठीक है दोस्तों, तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है
2015 में शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? यह योजना 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी, जो कि 2026 में इसने 11 साल पूरे कर लिए। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको इसका जो है सुकन्या समृद्धि योजना का जो है जिस तरह से 11 वर्ष पूरे हो जाते हैं, इस वजह से ये जो है इस क्वेश्चन ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना किस पर शुरू की गई थी, तो आपको बताना है। सिंपली बस इतना याद रखिए कि सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री की ये बहुउद्देशीय योजना थी और इसको आप याद करिए, क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड पाने वाला भारत का 15वां राज्य पुलिस बल कौन सा बना? ठीक है, 15वां राज्य पुलिस बल कौन सा बना जिसको ये पुरस्कार मिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम पुलिस। ठीक है, सिक्किम पुलिस को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सिक्किम पुलिस को। अच्छा, ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो सिक्किम पुलिस को उत्कृष्ट सेवा, वीरता और अनुशासन के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है, जिसे निशान के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पुरस्कार है कलर पुलिस, ठीक है, पुलिस कलर अवार्ड को निशान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, निशान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, ये सिक्किम पुलिस को ये अवार्ड मिला क्यों है? तो सिक्किम पुलिस को ये अवार्ड जो है इसलिए मिला है कि क्योंकि सिक्किम पुलिस ने भारत का 15वां राज्य बन गया जिसे सम्मान मिला है, और इसने जो है उत्कृष्ट पेशेवर ईमानदारी, कानून व्यवस्था बनाए रखने में उत्कृष्ट रिकॉर्ड, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सेवा के लिए निरंतर समर्पण से काम किया, इसलिए यह पुरस्कार इसको दिया गया। इसलिए जो है इस पुरस्कार में उनको एक विशिष्ट झंडा दिया जाता है। जिसको ये पुरस्कार मिलता है उसको एक विशिष्ट झंडा भी मिलता है। ठीक है, एक विशिष्ट झंडा मिलता है, ठीक है, उसको एक विशिष्ट झंडा दिया जाता है। ठीक है, उसको एक विशिष्ट झंडा प्रदान किया जाता है। ठीक है, जिसे पुलिस यूनिफॉर्म पर पहनना पड़ता है, और ये जो झंडा मिलता है वो पुलिस यूनिफॉर्म जो मिलती है उस पर पहना जाता है। अच्छा, कब मिलता है ये पुरस्कार? आमतौर पर ये तभी दिया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड तभी दिया जाता है जब पुलिस बल पूरे इतिहास में असाधारण सेवा प्रदर्शन, ठीक है, सेवा भाव या प्रदर्शन दिखाता है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये हर साल घोषित किया जाता है। ठीक है, ये हर साल नहीं दिया जाता। ठीक है, ये हर साल नहीं दिया जाता, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो है ये अवार्ड किसने किसने प्राप्त किया है? ठीक है, पुलिस का जो क्या बोलते हैं कि पुलिस कलर अवार्ड इससे पहले किसको किसको मिला है? तो इसमें देखिए जो पहला स्थान था वो मिला था उत्तर प्रदेश को। सबसे पहले किसको मिला था? उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला था। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस बल को मिला था, ठीक है। फिर दिल्ली पुलिस को मिला था, दूसरा दिल्ली पुलिस को मिला, फिर तीसरा किसको मिला? ठीक है, इस तरह से जो है ये सिक्किम जो है 15वां राज्य पुलिस बल बन गया है जिसको मिला है। इससे पहले 14 और पुलिस बलों को जो है ये अवार्ड मिल चुका है। तो जिसमें जो पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला, फिर दिल्ली पुलिस को मिला, फिर महाराष्ट्र पुलिस को मिला,
फिर जम्मू और कश्मीर पुलिस को दिया गया, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु पुलिस को दिया गया, फिर त्रिपुरा पुलिस को दिया गया था। उसके बाद गुजरात पुलिस ने भी ये अवार्ड जीता, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस, और अभी रिसेंटली असम पुलिस और हरियाणा पुलिस को भी दिया गया है, ठीक है। तो ये जो लास्ट अवार्ड दिया गया है सिक्किम पुलिस को दिया गया है। सिक्किम पुलिस को ये जो दिया जाता है अच्छा, ये कलर पुलिस अवार्ड देने के लिए जो है इनका पूरा इतिहास जो है अच्छे कामों के लिए बढ़िया कर्तव्य निष्ठा के साथ ये जो काम करते हैं, यानी जो है ये इनका जो है कर्तव्य निष्ठा तत्परता के साथ ये काम करते हैं, तो इनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ दोस्तों, ठीक है। तो लखनऊ शहर जो है ये पूरी तरीके से एक दिन में जो भी कचरा निकलता है उसको वैज्ञानिक तरीके से उसको डिस्पोज करता है, और ये पहला शहर बन गया है, ठीक है। नगर पालिका कचरे के यानी करीब करीब 2000 मीट्रिक टन का 100% वैज्ञानिक रूप से निपटान करके यह दर्जा हासिल किया है, ठीक है। तो ये नोएडा नगर निगम के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए एक गर्व की बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 का थीम क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की थीम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा वोट, ठीक है। मेरा भारत मेरा वोट, मेरा भारत मेरा वोट, ठीक है। मेरा भारत मेरा वोट, ठीक है। इसकी जो थीम है 25 जनवरी को मनाए जाने वाले इस दिवस का 2026 का विषय मतदान को निश्चितता और महत्व पर जोर देना है, ठीक है। मतदान की निश्चितता यानी निश्चित होना चाहिए मतदान, कोई भी मतदाता हो, ठीक है। मेरा भारत मेरा वोट ये जो है इस बार की थीम है 2026 की मतदाता दिवस। अच्छा, मतदाता दिवस मनाया कब जाता है? तो मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की जो थीम थी माई इंडिया माई वोट, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था प्रत्येक नागरिक और युवा मतदाता की भूमिका को लोकतंत्र में रेखांकित करना और लोगों को वोट देने के प्रति प्रेरित करना, ठीक है। ये इस बार की थीम थी। तो टैगलाइन भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में, ठीक है। मतदाता भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में, ठीक है। सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। इसका उद्देश्य नए पंजीकरणों को प्रोत्साहित करना, खासकर युवा और पहली बार वोट डालने वालों को भागीदारी बढ़ाना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए नागरिकों को जागरूक करना, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताना है कि 2025, ये तो 2026 की थीम हो गई, 2026 मतदाता दिवस की थीम हो गई, ठीक है। 2025 जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? तो 2025 की जो मतदाता दिवस की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। नथिंग लाइक वोटिंग, ये 2000 की जो थीम थी 2025 की, नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। तो करीब करीब जो है ये जो प्रत्येक मतदान योग्य नागरिक को मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, तो ये जो थीम है और जो उद्देश्य है लगातार अभी 3-4 सालों से एक ही केंद्र पे बनी है, मतदाता को महत्व देना और मतदान प्रक्रिया में भागीदार बनाना। तो हमारे जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम यही रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के लिए फोकस देश कौन सा है, ठीक है। तो इसका राष्ट्रीय
महत्व क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना 49वें संस्करण के लिए फोकस देश है। यह पहली बार है जब किसी लैटिन अमेरिकी राष्ट्र को इस भूमिका के लिए चुना गया है। ठीक है, अच्छा ये जो है महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? हमारा जो 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। ठीक है, कोलकाता पुस्तक महोत्सव जो है ये। तो मेले का उद्देश्य क्या है? मेले का उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य है इसका जो उद्देश्य है जो पुस्तक संस्कृति और साक्षरता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का आदान प्रदान, साहित्यिक कार्यक्रम, चर्चा, पुस्तक विमोचन और लेखक पठन सत्र आयोजित करना। ठीक है, इस मेले का उद्देश्य है। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये इसको बोई मेला भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बोई मेला भी कहा जाता है। ठीक है, इसको बोई मेला भी कहा जाता है। मेला भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किसको? अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता, ठीक है, पुस्तक मेले को बोई मेला भी कहा जाता है। ठीक है, बोई मेला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है बोई स्थान पे, ठीक है, ये जो है बोई स्थान पे जो है इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, बोई मेला प्रांगण में इसका आयोजन किया जाता है। बोई मेला प्रांगण में, बोई मेला प्रांगण में इसका आयोजन किया जाता है, इसलिए इसको का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जाता है, इसलिए इसको बोई मेला भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इस बार की जो थीम बनी, एशिया के बाहर का कोई देश, इसकी थीम देश बना। ठीक है, अर्जेंटीना जो है एक लैटिन अमेरिकी देश है। ठीक है, ये एक लैटिन अमेरिकी देश है जो कि एशिया से बाहर का रिकॉर्ड जो है, एशिया के बाहर का कोई देश इस बार फोकस कंट्री बना। ठीक है, यानी फोकस थीम देश बन गया। ठीक है, तो इसमें जो है इसका उद्देश्य ये हुआ कि सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, भारत और अर्जेंटीना के बीच बौद्धिक संबंधों को सुदृढ़ करना। ठीक है, 49वें संस्करण से जुड़े और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे ये इस मेले का आयोजन जो है 22 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में किया गया। ठीक है, 3 फरवरी के बीच में किया गया। ठीक है, 3 फरवरी के बीच में किया गया। ठीक है, इसकी जो मुख्य अतिथि थी ममता बनर्जी थी। इसका उद्घाटन और मुख्य अतिथि ममता बनर्जी ने इसका उद्घाटन किया। ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी ने किया। ठीक है, ममता बनर्जी ने किया, और इसमें जो है कई विद्वान, कई लेखक, कई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक शामिल हुए इस मेले में। और इस मेले में जो है रिकॉर्ड 1000 से अधिक इंस्टॉल लगाए गए, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। ठीक है, अच्छा अब ये तो आपका 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला हो गया। अब आपको बताना है कि 48वें पुस्तक मेले का मुख्य थीम देश कौन था। ठीक है, तो 48वें पुस्तक मेले, अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का मुख्य थीम देश जो है जर्मनी था। कौन था? जर्मनी था। ठीक है, जर्मनी था। ठीक है, इसमें जो है 27 लाख से अधिक लोग इस मेले में पहुंचे थे। ठीक है, और करीब 25 से 27 करोड़ की पुस्तकों की बिक्री हुई थी इस मेले में, और 1000 से अधिक रिकॉर्ड
स्टॉल्स लगाए गए थे 48वें पुस्तक मेले में। ठीक है, का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था 28 जनवरी से 9 फरवरी तक। ठीक है, 9 फरवरी तक किया गया था। ठीक है, जर्मनी को थीम देश बनाया गया था। ठीक है, यह मेला विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक है और साहित्य प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण आयोजन है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्विक समुद्री मिशन लोकायन 26 के लिए किस जहाज को रवाना किया गया है? वैश्विक समुद्री मिशन लोकायन 26 के लिए किस जहाज को रवाना किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा INS सुदर्शनी। ठीक है, INS सुदर्शनी को जो है यहाँ पे INS सुदर्शनी एक पाल प्रशिक्षण जहाज भारत की समुद्र शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए 13 देशों की 10 महीने की यात्रा पर रवाना हुआ है। ठीक है, तो आइए हम अब इससे INS सुदर्शनी से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। देखिए, INS सुदर्शनी जो है ये कहाँ से रवाना किया गया है? 20 जनवरी 2026 को कोच्चि से रवाना किया गया। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह से। ठीक है, नौसेना कोच्चि बंदरगाह के नौसैनिक दक्षिणी नौसेना कमान से दक्षिण नौसेना कमांड से, ठीक है, कमान से रवाना किया गया। ठीक है, हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। ठीक है, अच्छा, इसका मिशन क्या है? लोकायन 2026 का मिशन क्या है? ठीक है, तो इसका जो मिशन है ये 10 महीने की विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभियान है, जिसमें जहाज लगभग 22,000 नॉटिकल, ठीक है, समुद्री दूरी को नॉटिकल में नापा जाता है, नॉटिकल मील में। ठीक है, नॉटिकल 22,000 नॉटिकल मील की यात्रा तय करेगा। ठीक है, करेगा और 13 देशों में के 18 विदेशी बंदरगाहों का दौरा करेगा। ठीक है, 13 देशों की 18 बंदरगाहों का दौरा करेगा। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है भारत की समुद्री विरासत, सांस्कृतिक संपर्क और सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, का जो उद्देश्य है समुद्री विरासत, भारत की समुद्री विरासत, सांस्कृतिक संपर्क और सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, INS सुदर्शनी के बारे में विशेष जानकारी ये है कि ये जो है सेल ट्रेनिंग शिप भारतीय नौसेना का एक प्रशिक्षण जहाज है। ठीक है, यानी ये एक सेल ट्रेनिंग शिप है। इसका निर्माण गोवा के शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है INS सुदर्शनी की जो लंबाई है 54 मीटर। ठीक है, 54 मीटर है। और कोस्ट गार्ड को प्रशिक्षु कोस्ट गार्डों को समुद्री संचालन, लंबी समुद्री यात्रा तथा पारंपरिक नौकायन का प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। अब ये जो है समुद्री साझेदारी, ठीक है, मिशन के दौरान, ठीक है दोस्तों, तो जो है मिशन उद्देश्य और महत्व देखिए, समुद्री साझेदारी, ठीक है, इसमें जो है मिशन के दौरान विभिन्न देशों के सैनिकों से समुद्री अभ्यास और प्रशिक्षण साझा करेगी, जिससे विश्व स्तर पर नौसैनिक सहयोग मजबूत होगा। ठीक है, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व में जो है भारत की समुद्री परंपरा और वसुधैव कुटुंबकम के विचार को समुद्र के रास्ते विश्व भर में पेश करेगा। ठीक है, और INS सुदर्शनी फ्रांस के स्केल सेटे समुद्री महोत्सव और अमेरिका के सेल 250, देखो यहाँ पे अमेरिका के जो है अमेरिका के सेल 250 में
और फ्रांस के स्केल सेटे समुद्री महोत्सव में ये भाग लेगा। ठीक है, और ये 200 से अधिक भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के प्रशिक्षु को शामिल करके ये लंबी समुद्री यात्रा पे INS सुदर्शनी जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र सिंह देओल। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह देओल जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सिनेमा के ही मैन के रूप में जाने जाने वाले धर्मेंद्र को उनके 6 दशक के कैरियर के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, धर्मेंद्र जी को मरणोपरांत, अभी उनका हाल ही में निधन हुआ है, तो उनको जो है अपने सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण जो होता है भारत का दूसरा सबसे पद्म विभूषण सम्मान, भारत का सबसे प्रतिष्ठित, भारत का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। ठीक है, पुरस्कार होता है। तो धर्मेंद्र जी को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है उनके 6 दशक के कार्यकाल के, 6 दशक के सेवाओं के लिए। ठीक है, उनका जन्म जो है 1935 में हुआ था और उन्होंने 89 वर्ष की आयु पूरी करके 2025 में उनका निधन हो गया था। ठीक है, 1935 में धर्मेंद्र जी का जन्म हुआ और 2025 में उनका निधन हो गया था। ठीक है, तो उनको ये पुरस्कार दिया गया और उनकी कुछ यादगार फिल्में थी। शोले, यादगार फिल्मों में उनकी सबसे महत्वपूर्ण फिल्म थी शोले, फूल और कांटे, फूल और पत्थर, और मेरा गांव मेरा देश। ठीक है, इस तरह की उन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी थी। पद्म विभूषण जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और इस श्रेणी में जो है उनको आर्ट्स की कला के क्षेत्र में उनको यह कला के क्षेत्र में योगदान के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। हालांकि उनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है और इसकी घोषणा जो है 26 जनवरी की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी को की गई थी। ठीक है, 25 जनवरी को इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी, चुना गया था। ठीक है, पद्म विभूषण से जो है रिलेटेड फैक्ट हम जान लेते हैं। तो ये भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है। यह जो है कला के क्षेत्र में दिया जाता है, कला, साहित्य, विज्ञान, ठीक है, सेवा या किसी क्षेत्र में, ठीक है, सेवा या किसी क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए। ठीक है, सेवा के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में जो कि सेवा भाव से रिलेटेड हो, अद्वितीय योगदान के लिए, अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया। कला, साहित्य, विज्ञान, सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि ये पुरस्कार जो है पद्म भूषण और पद्मश्री से ऊपर होता है लेकिन भारत रत्न से नीचे होता है। ठीक है, तो ये भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया ECI नेट क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चुनाव सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो भारत नेट जो है जो भारत सरकार की जो है इसमें 22 भाषाओं में मतदाताओं को चुनाव संबंधी जानकारी
और पारदर्शिता प्रदान करने के लिए 40 से अधिक ऐप और वेब सेवाओं को एकीकृत किया गया है। ठीक है, इसे जो है भारत नेट में एकीकृत किया गया है। ठीक है, तो भारत निर्वाचन ECI नेट जो है, ठीक है, ECI नेट का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंटरनेट, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंटरनेट, ठीक है, तो इसको कहते हैं ECI नेट, ECI नेट। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? चुनाव प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना। ठीक है, अलग अलग चुनावी एप्स, पोर्टल्स को एक ही प्लेटफॉर्म से जोड़ना, रियल टाइम डेटा शेयरिंग और तेज निर्णय प्रक्रिया, मतदाता सेवाओं और चुनाव प्रबंधन में तकनीकी दक्षता को बढ़ाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। ठीक है, ECI नेट में क्या क्या शामिल किया गया है? तो इसमें देखिए जो शामिल किया गया है, कई महत्वपूर्ण मौजूदा और चुनावी डिजिटल सिस्टम्स को जोड़ा गया है ECI नेट के माध्यम से। तो इसमें जो होते हैं मतदाता सेवाएं, जैसे मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची प्रबंधन, EPIC वोटर ID से जुड़ी सेवाएं। ठीक है, उसके बाद चुनाव प्रबंधन से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे चुनाव कार्यक्रम, पोलिंग बूथ मैनेजमेंट, चुनाव कर्मियों की तैनाती, फिर डेटा और मॉनिटरिंग। ठीक है, रियल टाइम चुनावी डेटा, डैशबोर्ड आधारित मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ECI नेट के द्वारा इंटीग्रेट की गई हैं। ठीक है, तो ECI नेट महत्वपूर्ण क्यों है? तो भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है। ECI नेट से मानवीय त्रुटियां कम होंगी, चुनाव अधिक विश्वसनीय और निष्पक्ष होगा। ठीक है, चुनाव जो है निष्पक्ष होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आतंकवादियों को खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन 83-1। ठीक है, ऑपरेशन 83-1 जो है ये किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के द्वारा मिलकर एक संयुक्त अभियान 83-1, ऑपरेशन 83-1 चलाया गया, जिसमें भारत में 26 जनवरी की पूर्व संध्या या 26 जनवरी को होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधियों को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो हमारे सैनिकों ने यह एक अभ्यास किया, ठीक है, ऑपरेशन 83 के द्वारा, और जिसमें कई सारे आतंकवादियों की खोज की और उनका सफाया किया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सैन्य क्वांटम मिशन नीति ढांचा किसने लॉन्च किया? ठीक है, सैन्य क्वांटम मिशन नीति ढांचा किसने लॉन्च किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CDS जनरल अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान जी ने, हमारे जो डिफेंस कमांड जो है, ठीक है, हमारे जो चीफ डिफेंस जनरल बिपिन चौहान जी हैं, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया। ठीक है, सैन्य क्वांटम मिशन ढांचा लॉन्च किया, जिसके तहत सेना, नौसेना, ठीक है, हमारी थल सेना, नौसेना और हमारी वायुसेना, ये इंटीग्रेटेड, ठीक है, उन्नत क्वांटम तकनीक को एकीकृत करने के लिए एक ढांचे को लॉन्च किया, जिसमें उनकी सेवाएं, ठीक है, एक काफ़ी प्रभावी तरीके से किसी भी मिशन को चलाया जा सकेगा। ठीक है, ये तीनों सेनाओं को एकीकृत करेगा। ठीक है, ये जो क्वांटम ढांचा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शीतकालीन तूफान फर्न, जिसने हाल ही में तापमान में भारी गिरावट पैदा की, ने किस देश को प्रभावित किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका को शीतकालीन तूफान फर्न ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। ठीक है, और इसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर जो है -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, इसमें जो है कई लोगों की
मृत्यु हुई। ठीक है, इसमें जो है मृत्यु का कारण क्या क्या हुआ, तो इसमें देखिए भारी बर्फबारी हुई, कोहरा छा गया, ठीक है, बहुत सारी बर्फ जमा हो गई। ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर है -30 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। ठीक है, बिजली कटौती भयंकर तरीके से की गई, सड़क हवाई यात्राओं में व्यवधान हुआ। ठीक है, तो इसमें जो है हाइपोथर्मिया, ठीक है, हाइपोथर्मिया की वजह से बहुत सारी मौतें हुई। हाइपोथर्मिया, ठीक है, हाइपोथर्मिया में जो है अत्यधिक ठंड से, ये हाइपोथर्मिया क्या होती है, अत्यधिक जब ठंड लग जाती है, अत्यधिक ठंड लगने के कारण होता है। ठीक है, अत्यधिक ठंड से जो है आदमी का जो क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म होता है वो काम नहीं करता, तो इसमें मौत हो जाती है। ठीक है, तो विंटर स्टॉर्म इतना शक्तिशाली कैसे हुआ, तो इसका जो है ध्रुवीय यानी ध्रुवीय पोलर वर्टेक्स की वजह से, ठीक है, पोलर वर्टेक्स की वजह से के कारण अत्यधिक नमी वाली आर्द्र हवा के टकराव से बना। ठीक है, ये तूफान इतना शक्तिशाली कैसे बना, तो पोलर वर्टेक्स की अत्यधिक नमी वाली, ठीक है, यहाँ पे ये हवाएं जो है नमी को बहुत ज़्यादा लेके आई। ठीक है, और ये आर्द्र हवा के टकराव से बना। ठीक है, इनकी जो हवाओं का जो टकराव हुआ जिससे भारी बर्फबारी और भयंकर तापमान में गिरावट आई, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इस राज्य ने हाल ही में गुटखा और तंबाकू उत्पादों के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने हाल ही में तंबाकू उत्पादों और गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, इसमें सभी तरीके के। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने के लिए इन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तो इनका जो उद्देश्य था गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर बैन करने का, वो था कैंसर से रिलेटेड जो इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, और होना भी चाहिए, मुझे लगता है कि सारी ही सरकारों को इस तरह के उत्पादों पर रोक लगानी चाहिए, ताकि जो पब्लिक हेल्थ है उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। तो इससे पहले आपको बताना है, बिहार सरकार ने क्या किया है, शराब प्रतिबंध किस वर्ष लगाया था, शराब प्रतिबंध कब लागू किया, बिहार में। ठीक है, बिहार में कब लागू किया था, तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अच्छा, इस बैन का ऑब्जेक्ट क्या था। ठीक है, ये जो गुटखा बैन किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, तो इसमें जो है तंबाकू और गुटखा उत्पादों के सेवन से, ठीक है, कैंसर जैसी गंभीर मौखिक और आंतरिक बीमारियां, जो कि हृदय श्वसन संबंधी रोग और नशे की लत जैसी समस्याओं से जुड़ा हुआ मामला था, और खास करके युवा इसमें ग्रसित हो रहे थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, और WHO अन्य स्वास्थ्य शोधों के तहत तंबाकू आधारित उत्पादों को कार्सिनोजेनिक, ठीक है, माना गया है, तो इस वजह से यह रोक लगा दी गई है। WHO में भी इसको कार्सोजेनिक माना है। ठीक है, कार्सोजेनिक माना है। ठीक है, ये जो है कीवर्ड है कार्सिनोजेनिक। ठीक है, कार्सोजेनिक ये कीवर्ड है, इसको याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो माना है, तो इस वजह से इसको रोक लगा दी गई है। तो एक नोटिफिकेशन जारी करके उड़ीसा सरकार के द्वारा ये प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है,
प्रतिबंध के उल्लंघन पर सख्त दंड, जुर्माना और लाइसेंस रद्द जैसी कार्रवाई भी संभव है। ठीक है, कानूनी कार्रवाई भी इस पे होगी अगर कोई नागरिक वहाँ का इस तरह के नियम को नहीं मानेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2026 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 131 पुरस्कार। ठीक है, 131 पुरस्कारों को इसमें मंजूरी दी गई, जिसमें क्या है 5 पद्म विभूषण, इसमें 5 जो है पद्म विभूषण, ठीक है, 13 पद्म भूषण, पद्म भूषण और 113, ठीक है, पद्म श्री, ठीक है, पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल जो है 131 पुरस्कार हो जाएंगे। ठीक है, पुरस्कार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 2026 में पद्मश्री के लिए किस प्रसिद्ध क्रिकेटर को चुना गया है? ठीक है, 2026 में पद्मश्री के लिए किस प्रसिद्ध क्रिकेटर को चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को। इसको रोहित शर्मा को चुना गया है पद्मश्री के लिए। ठीक है, तो पद्मश्री को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा, यानी रोहित शर्मा को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित। इसमें इनकी उपलब्धि क्या है? तो भारत को 2024 T20 विश्व कप का खिताब दिलाना इनकी उपलब्धियों में शामिल है, की वजह से इनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, पद्म पुरस्कार पहली बार किस वर्ष स्थापित किए गए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। ठीक है, 1954 में पहली बार पद्म पुरस्कार स्थापित किए। इसी के अंदर जो है पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। ठीक है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार पहली बार 1954 में स्थापित किए गए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्पूरी ठाकुर को इस वर्ष मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2024। ठीक है, 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इस भारत रत्न पुरस्कार में जो है और विभिन्न लोगों को सम्मिलित किया गया था। हालांकि 2025 के पुरस्कारों की भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई है और 2026 में भी अभी पुरस्कारों की घोषणा करना बाकी है। तो इस तरह से हमारा जो है आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हमारी भी थोड़ी सी ग्रोथ हो सके, क्योंकि हम यूट्यूब पे अभी नए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा थोड़ा सहयोग कर। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हमारे हौसले में थोड़ी सी वृद्धि होगी और हम इस तरह से अच्छे कंटेंट और भी इम्प्रूव्ड कर करके आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। अगर हाँ आपको मेरी वीडियो में किसी तरीके की त्रुटि भी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव या जो भी चीज़ें आपको लगती हैं, अगर वीडियो पसंद ना भी आया हो तो आप मुझे बताने की कृपा करें कि मुझसे कहाँ त्रुटि हुई और मुझे कहाँ सुधार करना चाहिए। तो हम आपके सलाह की प्रतीक्षा करेंगे। चलते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।